हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वह भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। जिसके बारे में अधिकांश आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप इस सेशन को देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। इस बात का वादा है, क्योंकि मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एनी हाउ कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है यदि आप इस सेशन को बगैर स्किप हुए देख लेते हैं। तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यद्यपि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका अर्थ है, इसकी जो विशेषता है, विशेषता है, उसका मैं एक अलग सेशन बना चुका हूं। तो इससे पूर्व की वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाकर के आप जरूर देख लें। तब बिल्कुल शुरू से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बिल्कुल बेसिक से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है बहुत चेंज हो चुका है। जैसे आप सोचते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर के 28-30 तक पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स से जो भी पॉइंट है उससे संबंधित, चाहे उसका अर्थ हुआ, विशेषताएं हुई, या इसकी मांग कब की गई फंडामेंटल राइट्स की, अब क्वेश्चन बिल्कुल डीपली आने लगे हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक तो सब लोग रट लेते हैं, लेकिन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को कोई जानता ही नहीं है, और जबकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए जो लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं ना, उनका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। तो मैं आज आपको इस सेशन में जो बताऊंगा वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है। यद्यपि इससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इन आर्टिकल का वर्णन किया गया है। अगर सिंपल जैसे वनडे एग्जाम कोई देते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने अनुच्छेदों में वर्णित हैं, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35। आप काउंटिंग करके बता सकते हैं 12 से लेकर 35 कितने आर्टिकल हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि कितने आर्टिकलों में वर्णित है, 10 में, 15 में, 20 में। तो आप आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक निकाल सकते हैं कितने अनुच्छेद बनते हैं, आप उसके अनुसार अपना टिक लगा सकते हैं। लेकिन भाग 3 जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कर दे। एक बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, तीसरा भाग है, उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, तीसरा पार्ट है, उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैं आपको जो आज बताऊंगा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 मैं आज आपका ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मेरा सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछा करूं उनके आप कमेंट सेशन में आंसर दे दिया करिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्त बताना चाहता हूं मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ करंट अफेयर बिल्कुल जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं देता हूं। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कक्षाएं आपको बिल्कुल निःशुल्क पहुंचती रहेंगी। ये ऑल एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम दे रही हो। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। बहुत इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 12। आर्टिकल 12 में मैं आपको जो वर्णित किया गया है, राज्य को वर्णित किया गया है। किसको, राज्य को वर्णित किया गया है कि राज्य क्या है।
राज्य क्या है, स्टेट्स क्या है। आर्टिकल 12 में इसकी परिभाषा ठीक से दी गई है, इसके बारे में बताया गया है और राज्य के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी विधियां आती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन कौन से आयोग आते हैं, कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, कौन कौन सरकारें आती हैं, ये सब चीजें क्या है, राज्य के तहत आती हैं। ठीक है, तो आज इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं कि राज्य क्या है। ये क्या करता है, राज्य को परिभाषित करता है। किसको, राज्य को परिभाषित करता है। ध्यान दीजिए, राज्य को परिभाषित करता है। एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को परिभाषित करता है, जो राज्य को बताता है कि राज्य क्या है। एक क्वेश्चन तो आपका तैयार यही हो गया, तो आप याद रखिए आर्टिकल 12। तो देखिए आर्टिकल 12 में बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3, भाग 3 और 4, आर्टिकल 12 जो है ये संविधान का जो भाग है, भाग 3 एंड 4 पर लागू होता है। पहली बात ये आपको क्लियर कर लीजिए कि अनुच्छेद 12 है वो भाग 3 और भाग 4 पर लागू होता है। भाग 3 और भाग 4 पर लागू होता है। आप लोग नोट्स बनाते चलें। भाग 3 में आप अच्छी तरह जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं और भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो जर्मनी से लिए गए हैं कि जो भाग 3 और भाग 4 पर लागू होता है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया और भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये क्लियर हुआ। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताऊंगा, आप चिंता न करें, बस सेशन में बने रहें। तो देखिए इसमें क्या है, भाग 3 अनुच्छेद 12 भाग 3 और 4 दोनों पे लागू होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य के तहत क्या क्या चीजें आती हैं। राज्य क्या है, राज्य के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, तो ध्यान दीजिए राज्य के तहत क्या क्या चीजें आती हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले केंद्र सरकार आती है। केंद्र सरकार आती है क्यों, केंद्र सरकार क्या करती है, विधि बनाती है। क्या बनाती है, विधि बनाती है। संसद आती है, पार्लियामेंट। राज्य के तहत क्या आता है, केंद्र सरकार आती है, जो विधि बनाती है। विधि कहां बनाई जाती है, पार्लियामेंट बनाती है। तो राज्य क्या है, मतलब पार्लियामेंट क्या है, राज्य है। केंद्र सरकार क्या है, राज्य है। उसके बाद मतलब ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यक्ति, ऐसे आयोग जो विधि निर्माण का कार्य करते हों, बट लेकिन विधि निर्माण के समय वो ऐसी विधि न बनाएं जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। समझे। तो देखिए राज्य के तहत क्या आता है, आपको ये क्लियर हुआ। केंद्र सरकार आती है और उसकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आती है। उसके बाद राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार के तहत विधानसभा, और विधान परिषद जो विधि निर्माण का, विधान परिषद। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो जिसमें विधान परिषद है, जिसमें
विधान परिषद में देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। अगर जानते हैं तो बताइए कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में इसमें विधान परिषद है, और कितने मतलब कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए मित्र, आर्टिकल 12 ये बताता है, राज्य को परिभाषित करता है। राज्य क्या है? जो विधि निर्माण का कार्य करता है। इसके तहत कौन कौन आते हैं? केंद्र सरकार आती है और पार्लियामेंट आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आर्टिकल ये जो विधि बनाएंगे, ये जो विधि बनाएंगे वो इस तरह विधि बनाएंगे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का मतलब अतिक्रमण ना होता हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अगर ऐसी विधि बनाते हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो विधि शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। वो मैं आगे बताता हूं। उसके बाद देखेंगे आप स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में आप देखेंगे, स्थानीय निकाय में क्या क्या आता है? नगर पालिका, नगर पालिका। स्थानीय निकाय में क्या आता है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, बोर्ड, जो बोर्ड होते हैं वो जिला बोर्ड बोलते हैं, जिला बोर्ड। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इनके द्वारा विधियां बनाई जाती हैं। क्या की जाता है? विधियां बनाई जाती हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो स्थायी निकाय है इनके द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं वो सब राज्य हैं। क्या है? राज्य हैं। तो राज्य के तहत स्थायी निकाय में देखें, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, ये क्या है? राज्य हैं। ये क्या है? राज्य हैं। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राज्य क्या नहीं है? निम्न में से राज्य नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आता है, या राज्य है। तो मैं जो बता रहा हूं इस समय, जो राज्य है उसके बारे में बता रहा हूं। ये सब राज्य हैं। ये सब क्या है मित्र? राज्य हैं। उसके बाद देखेंगे अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आता है वो आपको बताता हूं। अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आता है? तो देखो, अन्य प्राधिकारी में वो आते हैं ऐसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो विधि बनाती हो। क्या बनाती हो? विधि बनाती हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्थाएं, ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्थाएं जो विधि निर्माण का कार्य करती हो। किसका कार्य करती हो? विधि निर्माण का कार्य करती हो, उपविधियां बनाती हो, उपविधियां बनाती हो, इसके बाद यह अध्यादेश जारी करती हो, अध्यादेश जारी करती हो। ऐसे व्यक्ति या संस्था, ऐसे व्यक्ति या संस्था जो विधि निर्माण का कार्य करती हो, विधि बनाती हो, विधियां बनाती हो, अध्यादेश जारी करती हो। अच्छा, आप ये बताइए, भारतीय संविधान में ये तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल भारत के दो नागरिक ऐसे हैं जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सुनिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? भारतीय का जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का फर्स्ट नागरिक होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिए, राज्य क्या है, मैं आपको बता रहा हूं राज्य क्या है। राज्य में आपने देखा कि आर्टिकल 12 के तहत अन्य प्राधिकारी जो विधि और अध्यादेश जारी करते हो वो सब राज्य के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? राज्य के अधीन आते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करते हो। और उसके बाद देखेंगे कि ऐसी संस्था,
ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। कैसी हो? राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, वो भी राज्य के तहत आती है, वो भी राज्य के तहत आती है। जैसे आप समझिए, जैसे विश्वविद्यालय, जैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जैसे विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिए मित्र, विश्वविद्यालय क्या है? राज्य के अधीन है। ये क्या है? राज्य है। उसके बाद रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड, उसके बाद ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, उसके बाद सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? राज्य है। ये क्या है? राज्य। ध्यान दीजिए मित्र, क्वेश्चन बनता है, 3 इनमें से दे दिए जाएंगे, 1 अन्य में से दे दिया जाएगा। ओएनजीसी, सेल, गेल और एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए बीसीसीआई चौथा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इनमें से राज्य नहीं है, इनमें से राज्य नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, इनमें से राज्य नहीं है, तो आप उस समय कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर आपको याद है ओएनजीसी, सेल, गेल, बीएसएनएल, क्या? बीएसएनएल, बीएसएनएल, लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हों, जैसे विश्वविद्यालय, रेलवे, ओएनजीसी, सेल, गेल, उसके बाद बीएसएनएल, उसके बाद मैं तो इधर लिख देता हूं बीएसएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आपको यह बताना है संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? तो ये सब क्या है मित्र? ये राज्य हैं। ये क्या है? राज्य हैं। आप लोग याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बनता है मेरा। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसलिए आप सबको याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीज राज्य हैं, कौन कौन सी चीज राज्य हैं जो आर्टिकल 12 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 में वर्णित है। यद्यपि आर्टिकल 12 है वो संविधान के भाग 3 और भाग 4 पे लागू होता है, बट आपको यह बताना है कि कौन कौन सी चीज राज्य हैं, कौन कौन संस्था हैं, व्यक्ति हैं या आयोग हैं, बोर्ड हैं, जो मैंने आपको बताए, ये सब राज्य के तहत आते हैं। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, विश्वविद्यालय, रेलवे बोर्ड, ओएनजीसी, सेल, गेल और बीएसएनएल, एलआईसी या यूपीएससी, ये सब क्या है मित्र? राज्य हैं। ये सब क्या है? राज्य हैं। इन्हें आप नोट कर लें। अब मैं आपको ये बताऊंगा राज्य नहीं है, अब मैं आपको ये बताऊंगा राज्य नहीं है जो क्वेश्चन बनेंगे। मैं फिर भी वादा करता हूं, यदि आपने सेशन को ठीक तरीके से देख लिया और नोट्स बना लिए तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, आपको बताऊंगा राज्य नहीं है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से व्यक्ति, संस्था या आयोग हैं वो राज्य नहीं है, कौन कौन से व्यक्ति, संस्था हैं वो राज्य नहीं है।
राज्य नहीं है। देखिएगा कौन कौन संस्था बोर्ड है वो राज्य नहीं है। सबसे पहले न्यायपालिका, जुडिशरी, भारत की जो जुडिशरी है वो न्याय नहीं, वो राज्य नहीं है। इंडिया का जो जुडिशरी है वो राज्य के तहत नहीं आती है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है मित्र, दोनों कंडीशन आप लोग ध्यान रखिए। जब जो न्यायपालिका है वो न्याय का कार्य करती है, किसका? न्याय का कार्य करती है, न्याय का कार्य करती है, तो वो राज्य नहीं है। तो क्या है? वो राज्य नहीं है। क्योंकि आपको पता है जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका न्याय का कार्य कर रही है, तो तुम ऐसा नहीं उसी न्यायालय के आप विरुद्ध दूसरे न्यायालय में जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, ऐसा नहीं कि उसके विरुद्ध तुम न्यायालय में जा सको, ऐसा नहीं। तो जब वो न्याय का कार्य करती है तो वो राज्य नहीं है। बट कंडीशन ये है कि यदि वो प्रशासनिक कार्य करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करती है, प्रशासनिक कार्य करती है, तो वो राज्य है। तो क्या है? राज्य। दोनों बात याद रखेंगे। जैसे भर्तियां निकालना, जैसे न्यायपालिका में तो आपने सुना होगा कि न्यायपालिका में भर्तियां निकली हुई हैं, 4th क्लास की, क्लास सी की, क्लास बी की या क्लास ए की, जैसे पीसीएस जे, इतने अधिक मतलब जज होते हैं। जब प्रशासनिक कार्य करती है तो वो राज्य है। तो क्या है? वो राज्य है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक चीज विवाद में और रहती है, आपने देखा होगा बीसीसीआई, बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है भारत का, ये हमेशा विवाद का विषय रहता है। ये कैसा रहता है? विवाद का विषय रहता है, विवाद का विषय है। लेकिन इसने कई बार मांग की है कि इसे राज्य घोषित किया जाए। इसको इसने मतलब बहुत बार मांग की है इसने कि इसे राज्य घोषित किया जाए। ये इसके अपने खुद के नियम भी हैं जिन्हें, लेकिन कंडीशन ये है कि अभी तक इसको राज्य नहीं माना गया है। लेकिन प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है कि कुछ समय बाद इसे राज्य की श्रेणी में डाल दिया जाए। उसके बाद देखेंगे कि निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय होते हैं वो राज्य के अधीन नहीं आते हैं। निजी विश्वविद्यालय होते हैं वो राज्य के अधीन नहीं आते। एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए, यदि आप टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, आपको यह बताना एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनसीईआरटी राज्य नहीं है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। अगर आप सुपर टेट और टेट जैसा एग्जाम देते हैं तो आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी है वो राज्य नहीं है, एनसीईआरटी है वो राज्य नहीं है। उसके बाद एलआईसी, सॉरी आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी, ये राज्य नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर की है। ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर की हैं, ये राज्य के तहत नहीं आती है, ये राज्य के अधीन नहीं आती है। एनसीईआरटी राज्य के अधीन नहीं आती है, ध्यान रखना इस बात का। एनसीईआरटी है वो राज्य के अधीन नहीं आती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं ये पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है और असंख्य बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए, ये आर्टिकल 12 में जो बताया, जो मैंने आपको बताया, ये सब चीजें बहुत इंपोर्टेंट हैं। आप इनको बखूबी अपने जहन में बैठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अब मैं बताऊंगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या बताता है वो आपको बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 13 में बहुत अच्छी बात दी गई है, आर्टिकल 13 में बहुत अच्छी बात दी गई है। यदि आप देखेंगे तो बहुत यहां से क्वेश्चन आते हैं।
आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, इंपोर्टेंट है मित्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें एक शब्द मिलेगा आपको, इसमें आपको एक शब्द देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 13 में, अल्पीकरण। अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब होता है शून्य। अल्पीकरण, आर्टिकल 13 मुख्य बात इसकी यह है कि यदि कोई राज्य की संस्था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी, आप आर्टिकल 12 समझ ही गए, इसमें राज्य परिभाषित किया गया है। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है, राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, उनका अतिक्रमण करे, उनको उन पर प्रहार करे, तो आर्टिकल 13 के तहत ऐसी विधि शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। आप इस पॉइंट को लिख लें, बिल्कुल इसमें यही बात कही गई है। यदि राज्य किसी नागरिक के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे तो अनुच्छेद 13 के तहत वह विधि शून्य मानी जाएगी। शून्य मतलब अल्पीकरण, शून्य मानी जाएगी। ये इसकी आर्टिकल 13 की मुख्य पहचान है, मुख्य पहचान है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 13 का जो क्लास 1 है, आर्टिकल 13 का जो क्लास 1 है उसमें किस बात का वर्णन है? क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, और इसमें कुछ सिद्धांत हैं, उनको आप देख लेंगे तो आर्टिकल 13 आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आर्टिकल 13 का क्लास 1, अनुच्छेद 13 का क्लास 1, ध्यान दीजिए इसकी तरफ। अनुच्छेद 13 का क्लास 1, अनुच्छेद 13 का जो क्लास 1 है वो इस बात को बताता है कि ऐसी विधि जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले बनी थी, और संविधान लागू होने के बाद में वह विधि यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो ऐसी विधि शून्य मानी जाएगी। और जैसे मान के चलिए कोई विधि 1940 में बनी थी, 1940 में बनी और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उस समय उस विधि के द्वारा किसी को दंडित किया गया, और संविधान लागू होने के बाद उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि जब जो हुआ वो हुआ, कहते जो हुआ सो हुआ, वह बात मानी जाएगी, वह कंडीशन होगी। तो देखिए इसमें क्या है, संविधान लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व कोई विधि, संविधान लागू होने से पूर्व कोई विधि, संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को लागू हुआ था, आप अच्छी तरह जानते हैं। से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व कोई विधि
कोई विधि लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, अतिक्रमण करती है, तो शून्य घोषित मानी जाएगी। तो शून्य मानी जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अनुरोध है, इतना समझ में आ चुका होगा। जो आर्टिकल 13 का क्लास 1 है, आर्टिकल 13 का क्लास 1 है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि कोई विधि संविधान से लागू होने से पहले बनी और संविधान लागू होने के बाद यदि वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ वह व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधा। यद्यपि वो उच्च न्यायालय भी जा सकता है, जिला न्यायालय भी जा सकता है। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो ये क्लास 1 आपको मित्र क्लियर हुआ। अब मैं बताता हूं क्लास 2। क्लास 2 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास 2 बताता हूं, क्लास 2 में क्या है। क्लास 2 में क्या है? बहुत अच्छा चैप्टर है ये। क्लास 2 थोड़ा सा और रह गया है। अनुच्छेद 13 का क्लास 2 इंपॉर्टेंट है मित्र। क्लास 2 में यह बताया गया है कि ऐसी विधियां जो संविधानोत्तर विधियां जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अतिक्रमण करती हैं, मतलब संविधान लागू होने के बाद ऐसी विधियां जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो वे विधियां शून्य घोषित कर दी जाएंगी। बस इसमें मुख्य बात यही है। संविधानोत्तर विधियां जो 26 जनवरी 1950 के बाद, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुई हैं और किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हैं। किसका? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो शून्य घोषित कर दी जाएंगी। शून्य घोषित होंगी। यह क्लास 2 कहता है। यहां से क्वेश्चन बनता है मित्र, क्लास 2 में क्या है, क्लास 1 में क्या है, क्लास 2 में क्या है, क्लास 3 में क्या है, क्लास 4 में क्या है, ये पूछा जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ कि संविधान लागू होने के बाद जो विधियां हैं, जो उस समय उस टाइम जब लागू हुआ था उस समय सही थी, लेकिन वर्तमान समय में ये इनका इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स पर, तो वो शून्य घोषित कर दी जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा संविधान 13 का क्लास 3, संविधान अनुच्छेद 13 का क्लास 3 इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद 13 का जो 3 है, क्लास 3 है, वो विधि को परिभाषित करता है। ये बहुत अच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसमें कई तरह के बातें बताऊंगा आगे। जो अनुच्छेद 13 का क्लास 2 है, अनुच्छेद 13 का क्लास 3 इंपोर्टेंट है ये। इसमें विधि को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले विधि को परिभाषित किया गया है। देखिए इंपोर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधि को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 13 का क्लास 3, अनुच्छेद 13 का क्लास 3। मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है।
ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं लाखों बार पूछा गया, लाखों प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि आप ये बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो विधि को परिभाषित करता है। जैसे राज्य को परिभाषित कौन करता है, आर्टिकल 12 करता है। विधि को परिभाषित कौन सा आर्टिकल करता है, तो बता सकते हैं आर्टिकल 13 का क्लास 3, आर्टिकल 13 का क्लास 3। तो इसमें विधि को किस तरह परिभाषित किया, कौन सा है बताता हूं आपको। इसके में जो है वो 4 विधियां, 4 सिद्धांत बताए गए हैं जो विधियां हैं। ये विधियां कितने प्रकार की हैं, 4 विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहले है, विधि है वो स्थायी विधि है। स्थायी विधि कौन है इसमें, स्थायी विधि। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो स्थायी विधि है उसे कौन बनाता है, संसद बनाती है। कौन बनाता है, संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। केंद्र सरकार की पार्लियामेंट बनाती है, या राज्य में होगा तो विधानसभा बनाएगी, या विधान, दोनों मिलकर के विधान परिषद। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 13 क्लास 3 विधि को परिभाषित करता है। विधियां क्या क्या हैं, कौन कौन विधियों का निर्माण करता है। तो इसमें नंबर 1 स्थायी विधि होती है, जो इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाते हैं। केंद्र सरकार के अधीन जो संस्था है पार्लियामेंट, राज्य सरकार के अधीन जो संस्था है विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है। दूसरे प्रकार की विधि हैं वो अस्थायी विधि होती है। कौन सी मित्र, अस्थायी विधि होती है। अस्थायी विधि उसे कहते हैं जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, तो कैसी विधि है ये, अस्थायी विधि है, परमानेंट विधि नहीं है, अस्थायी विधि है। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, मैंने आपको इसी सेशन पूछा था कि अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 123 123 के तहत, राज्यपाल किसके तहत करता है वो आप बताएंगे। उसके बाद देखिए देखेंगे अगला है आपका कार्यपालिका विधान। कार्यपालिका जो विधि बनाती है कौन बनाता है, कार्यपालिका विधि। कार्यपालिका विधि बनाती है, यह भी आपने देखा होगा। ये क्या करती है, कार्यपालिका उप विधियां बनाती है। क्या बनाती है, उप विधियां बनाती है। उपनियम बनाती है, विनियम बनाती है, विनियम सुना होगा आपने। अध्यादेश जारी करती है। तो ये कार्यपालिका करती है। कौन करती है, कार्यपालिका करती है। उसके बाद आपने एक चौथी ओर देखी होगी इस प्रकार में कि जो बहुत सी ऐसी संस्था होती, ऐसी प्रथाएं होती हैं, ऐसी कस्टम होती हैं, ऐसी रीति रिवाज होती हैं जो विधि को स्थायी रखती हैं। कैसे रखती हैं, विधि को स्थायी रखती हैं और उन्हें इस मामले में शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है, शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं विधि की शक्ति रखने वाली प्रथा। बहुत सी ऐसी प्रथा होती हैं जो विधि के मामले में शक्ति रखती हैं। क्या रखती हैं, शक्ति रखती हैं। उसके बाद देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं बताऊंगा कि मान के चलिए
जो भारतीय संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में संशोधन जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, उसके द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप एक बात याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी अतिक्रमण किया जा सकता है, बशर्ते यह है कि इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न हो सके। इसके लिए केशवानंद भारती बनाम 1973 जो केस था, इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी। तो आप लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, अनुच्छेद आर्टिकल 30 का 4, आर्टिकल 13 का क्लास 4, ये आपका वो होगा। ध्यान दीजिए मित्र, बस थोड़ा सा और रहा है अनुच्छेद 13, लेकिन है बहुत अच्छा। देखिए अनुच्छेद 13 का क्लास 4 इंपोर्टेंट है ये भी, कि जो भी संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत, किसके तहत किया जाता है संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो बता सकते हैं 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है तो उसके द्वारा मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। और जो भाग 3 है, भाग 3 है के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। इसे क्या नहीं माना जाएगा? विधि नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत में जो संशोधन किया जा सकता है संविधान में, उसे भाग 3 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? विधि नहीं माना गया जाएगा। इसके संदर्भ में एक केस था केशवानंद भारतीय, ये सबसे बड़ा केस था 1973 में, 1973 का था। इस संदर्भ में बहुत बड़ी बहस हुई थी इसमें। अब देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि विधियां बनाई जाती हैं तो इस कंडीशन में अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, वो अपने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके, किसका? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके उसे शून्य घोषित कर सकता है। तो थोड़ी सी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है जो आर्टिकल इसी के तहत दी गई है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, बस थोड़ा सा रह गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ध्यान दीजिए मित्र, बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पर। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये भारत की न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका के पास। आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत वर्णित है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये जो ली गई है भारतीय संविधान में, वो यूएसए के संविधान से ली गई है, जिसे अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। और जो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है वो अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। किसके तहत? 32 के तहत प्राप्त है। आप लोग याद रखिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और उच्च न्यायालय को, जिसे हाईकोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। अब दोनों याद रखेंगे, अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। इसके तहत
इसके तहत 3 सिद्धांत दिए हुए हैं जो एग्जाम में बनते हैं। इसके तहत 3 सिद्धांत दिए गए हैं जो एग्जाम बनते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बताओ किस कवि की ये पंक्तियां हैं? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, इसके तहत 3 सिद्धांत हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। उसके तहत 3 सिद्धांत दिए हुए हैं। तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको यूपीएससी या पीसीएस का मेंस लिखने का चांस मिलता है तो आप लिख सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। सबसे पहले आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं विधि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की विधि होती है। एक स्थायी विधि होती है, एक अस्थायी विधि होती है। कैसी होती है? स्थायी विधि होती है, अस्थायी विधि होती है। स्थायी विधि उसे कहते हैं जो सही है, उसे हमेशा के लिए लागू होता है, हमेशा लागू रहती है। कैसी रहती है? हमेशा लागू रहती है। अस्थायी विधि ऐसी होती है जो लागू नहीं रहती, जो लागू नहीं रहती। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ये कोई विधियां हैं, 4 विधियां हैं, ध्यान दीजिए। ये विधि लागू है, ये विधि लागू है, ये भी लागू है, ठीक है। ये अस्थायी विधि है। कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। तो ये लागू नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी ऐसी विधि। कैसी हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ऐसी विधि को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। कैसा? ग्रहण का सिद्धांत इसे कहते हैं। दूसरी जो विधि है जो पूछी जाती है उसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा? पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मित्र आपका पृथक्करण का सिद्धांत। दिख रहा है शायद आपको? पृथक्करण का सिद्धांत दिख रहा है ना? पृथक्करण का सिद्धांत ये दूसरा वाला है। इसमें भी ये बताया गया है कि विधि 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। देखिए, ऐसी विधि, पृथक्करण के सिद्धांत में ध्यान दीजिए, ऐसी विधि जो स्थायी या अस्थायी दोनों तरीके की है, लेकिन कंडीशन ऐसी बन रही है कि अगर आप अस्थायी विधि को समाप्त करते हैं, फिर भी जो स्थायी विधि है उसके द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो पूरी विधि को समाप्त घोषित किया जा सकता है। कैसे घोषित किया जा सकता है? समाप्त घोषित किया जा सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लें, यदि अवैध अंश को समाप्त करना संभव न हो तो संपूर्ण विधि शून्य घोषित की जा सकती है, घोषित होगी। ठीक है। यदि कोई विधि है जिसका कोई अंश है, उसे पृथक नहीं है, अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरी विधि समाप्त हो जाएगी। ये आपका पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। उसके बाद तीसरा है, लास्ट रह गया है, तीसरा है मित्र अधित्याग का सिद्धांत। बस लास्ट है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत लास्ट है, बस केवल अधित्याग का सिद्धांत। तीसरा है मित्र आपका अधित्याग का सिद्धांत।
इंपोर्टेंट है मित्र, इंपोर्टेंट है। देखिए अधित्याग का सिद्धांत यह बताता है कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को आप त्याग कर सकते हो, लेकिन भारत में फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता। यदि खुद तुम त्याग करते हो तो यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे आप आत्महत्या की कोशिश करते हैं, जिससे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। अगर ये पुलिस को पता चल गया किसी कारणवश, तो ये अवैध है, गलत है, गैर कानूनी है कि आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं या कोशिश करते हैं तो ये गैर कानूनी है। उसके खिलाफ, आत्महत्या के खिलाफ, आपके खिलाफ आपको जेल में डाला जा सकता है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। और भारत में कंडीशन क्या है कि भारत में कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता। अगर त्यागता है तो वह कानूनी दंड माना जाएगा। तो आप इसमें सिर्फ इतना लिख लें, यूएसए में मूलाधिकारों का त्याग किया जा सकता है। त्याग किया जा सकता है, लेकिन भारत में नहीं, भारत में नहीं, लेकिन भारत में नहीं। और त्याग करने पर कठोर दंड दिया जाएगा। जैसे आत्महत्या, इतना क्लियर हुआ। ये मैंने आर्टिकल 12 और 13 बताए, 12 और 13 बताए। ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस जैसा एग्जाम देते हैं तो यहाँ मेंस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही। नए सेशन में आपको मुलाकात होगी, बहुत अच्छा आपके सामने सेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।